नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे धमाकेदार और विश्वसनीय बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं। झालावाड़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सरपंच कालूलाल को एसीबी ने ट्रैप किया है। दलाल रामलाल को रिश्वत लेते दबोचा गया है। एसीबी ने 20,000 की रिश्वत लेते दबोचा है। एएसपी भवानी शंकर मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, यानी कि घूसखोर दबोचे गए हैं, सरपंच दबोचा गया है, दलाल दबोचा गया है। झालावाड़ में एसीबी ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सरपंच कालूलाल को एसीबी ने ट्रैप किया। इसके साथ साथ दलाल रामलाल को भी रिश्वत लेते दबोचा गया है। एसीबी ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से एक सरपंच और दूसरा दलाल है, जिनको एसीबी ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। एएसपी भवानी शंकर मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, लेकिन किस एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी, किस काम के एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी, ये जानकारी अभी तक नहीं लग पाई। लेकिन सरपंच और उसका दलाल दोनों को दबोच लिया गया। हमारे परिवादी है राय सिंह गुजर है, तितरवासा का ही है, ये भी उप सरपंच है। तो इसने 30 जनवरी को हमें कंप्लेंट दिया था कि हमारे ग्राम पंचायत का जो सरपंच है कालूलाल भील, वह जो मजदूरों के पैसे हैं जेसीबी मशीन से तो काम करवा रहा है और 40 दिन के 40 मजदूरों के 10 दिन के पैसे हैं और लगभग 80,000 रुपये जो है उनके खातों में जमा करके उनको कह रहा है कि 500 रुपये दे दो और बाकी पैसे जो है अपन निकलवा करके मिल बांट करके खा लेंगे। तो इस तरह से जेसीबी मशीन से काम कराने का प्रोविजन नहीं है नरेगा के अंदर, उसमें मजदूरों से काम कराया जाता है और वो पैसा मजदूरों के खाते में जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि जेसीबी मशीन से काम करा लेते हैं और जिस तरह से गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप योजना है नरेगा, उसमें करप्शन करते हैं, मिल बैठ करके उसको खा लेते हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है रतनपुर के अंदर, क्योंकि रतनपुर बॉर्डर पर कौन है दाता, ये सवाल है। यहाँ परिवहन विभाग के चेक पोस्ट में दाता का दबदबा है। बिना दाता के दखल के यहाँ नहीं हिलता पत्ता। पिछले साल नवंबर में एसीबी कार्रवाई के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अब एक बार फिर से दाता के हाथ में है पूरी कमान। न एसीबी की परवाह, न विभाग के दखल का डर। चेक पोस्ट पर जारी है दाता का असर। राजस्व के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है ये चेक पोस्ट। क्या परिवहन विभाग का एक रिटायर्ड डीटीओ है ये दाता? ये सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन ना तो विभाग का डर और ना ही एसीबी का डर, किसी का डर यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये दाता कौन है जिसका दखल इतनी तेजी से बढ़ रहा है, जिसका वर्चस्व यहाँ पर दिखाई दे रहा है? हालांकि एसीबी ने कार्रवाई की थी इससे पहले, कुछ दिनों तक ठीक ठाक भी सब कुछ रहा, लेकिन अब एक बार फिर से दाता के हाथ में पूरी कमान आ गई है। न एसीबी की परवाह, न विभाग के दखल का डर और चेक पोस्ट पर जारी है दाता का असर। राजस्व के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण चेक पोस्ट है। सवाल यह है कि क्या परिवहन विभाग का एक रिटायर्ड डीटीओ ये दाता? और अब आपको बताते हैं एसीबी पीआरओ से जुड़े निर्माण के सील होने की इनसाइड स्टोरी। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिली। एसीबी एडीजी दिनेश एमन की हरी झंडी के बाद ये पूरा एक्शन हुआ है। दरअसल कल जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण को सील किया था, लेकिन मौके पर एसीबी के पीआरओ ने कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया था। इस पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक रघुवीर सैनी ने सीधे दिनेश एमन को फोन लगा दिया। स्वच्छ, दबंग और ईमानदार छवि के अफसर दिनेश एमन ने दो टूक बात कही। उन्होंने कहा कि निर्माण अगर अवैध है तो जेडीए अपने हिसाब से उचित कार्रवाई करे। और इस तरीके से एसीबी पीआरओ से जुड़ा अवैध निर्माण सील कर दिया गया। और ये साफ और स्वच्छ छवि को दर्शाता है, क्योंकि एसीबी का काम है जो घूसखोर है उनको पकड़ना। अगर उनके ही विभाग के अंदर कोई उसकी दबंगाई दिखाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक साफ संदेश दिया गया। ये एसीबी के अंदर किसी तरीके की धांधली नहीं चलेगी। एसीबी के नाम पर किसी तरीके की धांधली नहीं चलेगी। एसीबी एडीजी दिनेश एमन की हरी झंडी के बाद ही पीआरओ का जो अवैध मकान था या निर्माण था उस पर कार्रवाई की गई। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण को सील कर दिया, लेकिन मौके पर एसीबी के पीआरओ ने इसका पूरा विरोध किया था, पुरजोर विरोध किया था। और इस पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने सीधे दिनेश एमन को फोन लगा दिया। दिनेश एमन को जो भी जानते हैं वो जानते हैं कि स्वच्छ, दबंग और ईमानदार छवि के वो अफसर है। दिनेश एमन ने भी दो टूक बात कह दी। उन्होंने कहा कि निर्माण अगर अवैध है, यानी कि कानूनन सही नहीं है, तो फिर जेडीए उचित कार्रवाई कर सकता है।
और इस तरीके से एसीबी पीआरओ से जुड़ा अवैध निर्माण सील कर दिया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं। एसीबी के नाम पर पीआरओ दबंगाई दिखाने की कोशिश कर रहा था और जो जेडीए कार्रवाई करने पहुंचा था उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, एसीबी का रोब दिखा रहा था। लेकिन एसीबी दिनेश एमएन एडीजी हैं जो, उनके हरी झंडी के बाद ये पूरा एक्शन हुआ। दरअसल कल जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने अवैध निर्माण को सील कर दिया था। यह अवैध निर्माण एसीबी के पीआरओ का था। मौके पर एसीबी के पीआरओ ने इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध भी किया था, एसीबी का रोब भी दिखाया था। इस पर मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने दिनेश एमएन को सीधा फोन किया। जाहिर है उनसे पूछने के लिए फोन किया होगा कि इस तरीके के आपके अफसर रोब दिखा रहे हैं, दबंगाई दिखा रहे हैं, क्या किया जाए। स्वच्छ, दबंग और ईमानदार छवि के अफसर दिनेश एमएन ने दो टूक बात कह दी। उन्होंने कहा कि निर्माण अगर अवैध है तो जेडीए उचित कार्रवाई करने के लिए पूरे तरीके से स्वतंत्र है और इस प्रकार एसीबी पीआरओ से जुड़ा अवैध निर्माण सील कर दिया गया। आखिर क्या है इस ट्वीट के मायने, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने हैरत भरा ट्वीट किया। सचिन पायलट की बयाना सभा को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। पायलट के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री भवन। अब राजनीतिक गलियारों में इस ट्वीट को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। क्या कुछ सोच समझकर आचार्य प्रमोद ने पायलट को आशीर्वाद दिया है? क्या प्रियंका गांधी से निकटता का लाभ उठा रहे आचार्य प्रमोद या फिर केवल सियासी मुद्दा फिर से उठाने के लिए ऐसा ट्वीट कर दिया गया? जब प्रदेश की राजनीति में चल रहा सब कुछ ठीक, तो क्यों उठाया लगभग खत्म हो चुका ये मुद्दा? और इस तरीके से एक नए सवाल को आचार्य प्रमोद ने जन्म दे दिया। बाकायदा पायलट के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री भवन का आशीर्वाद दे दिया। अब राजनीतिक गलियारों में इस ट्वीट को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की खबर ने एक बार फिर से बड़ा असर दिखाया। सिंघाना के अमित यादव को मिलेगी मदद। जंजीरों में बांधकर जी रहा 17 वर्षीय अमित अपनी जिंदगी को 8 साल से इलाज का इंतजार अमित कर रहा था। राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पर प्रसंज्ञान लिया है। अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने खबर का प्रसंज्ञान लिया। झुंझुनू कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी है। गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा अमित यादव और अमित यादव के पिता को अब केवल आश्वासन मिले थे। महंगे इलाज के चलते बेटे का इलाज वो नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब फर्स्ट इंडिया की मुहिम रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब मानवाधिकार आयोग ने इसमें प्रसंज्ञान लिया है। अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने खबर का प्रसंज्ञान लिया। झुंझुनू कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी गई है। गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा अमित यादव और अमित यादव के पिता को अब तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिले थे, यानी कि कोई भी मदद को आगे नहीं आ रहा था, किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल रहा था और इसी वजह से 8 साल से अमित इंतजार कर रहा था कि उसका इलाज हो और वो इस कैद से, अघोषित कैद से खुद को आजाद पा सके। महंगे इलाज के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा था। मेरे सहयोगी योगेश मेरे साथ जुड़ चुके। योगेश, फर्स्ट इंडिया की मुहिम रंग लाते दिखाई दे रही है। अभी तक प्रशासन किस एक्शन मोड तक पहुंचा है? योगेश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने सामाजिक सरोकार को निभाया और अब राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पूरी खबर का प्रसंज्ञान लिया है। अध्यक्ष जस्टिस जी.के. व्यास ने खबर का प्रसंज्ञान लिया है और अब बाकायदा झुंझुनू कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ से रिपोर्ट मांगी गई है ताकि गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा अमित यादव कब तक ठीक हो सकता है, ठीक हो भी सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो परिवार को किस तरीके से संबल प्रदान किया जाए और अगर हो सकता है तो उस पर कितना खर्चा आएगा, ये तमाम जानकारियां मांगी गई हैं और अब बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार होकर उन तक पहुंचेगी। इस रिपोर्ट को तैयार करेंगी कलेक्टर, एसपी और सीएमएचओ। इनसे रिपोर्ट मांगी गई है। माना जा सकता है, उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी अमित एक सामान्य जिंदगी जीता हुआ नजर आए।
और बात करते हैं क्या वाकई में समावेशी होते जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई के मौके पर भावुक हुए मोदी। कामकाज के प्रति समर्पण भाव की भी तारीफ की मोदी ने। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और उसी तरह मोदी ने भी भावुक अंदाज में आजाद के कार्यों का बखान किया। वैसे मोदी विरोधियों पर तीखे और तंज भरे हमले करने से कभी नहीं चूकते, लेकिन कई मौकों पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सराहना करते विपक्षी नेताओं की भी उनको देखा गया है। और जब वो गुलाम नबी आजाद की विदाई में भाषण दे रहे थे, बेहद भावुक हो गए थे, आंखें छलक गई थी उनकी। पुराने कई किस्सों को उन्होंने याद भी किया था। और ये बताता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी समावेशी हो चले हैं, और क्या वाजपेयी जी जो कहते थे कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, उसी राह पर प्रधानमंत्री मोदी। वही सवाल अब ये खड़ा हो रहा है कि उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में आजाद और शर्मा की वापसी क्या वाकई में मुश्किल है। मौजूदा हालात देखकर लगाए जा रहे कई कयास वैसे राजनीति में नहीं की जा सकती किसी भी तरह की भविष्यवाणी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि नेता करते धमाकेदार वापसी, लेकिन वर्तमान में फिलहाल आजाद की वापसी के रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा आजाद की तारीफ ने भी कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है, सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि पार्टी आलाकमान भी कुछ नेताओं पर बीजेपी से संपर्क का बयान दे चुका है। और ऐसे ही हाल अगले साल रिटायर हो रहे आनंद शर्मा के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कई तरीके के बयान आए थे। रामदास अठावले ने तो हंसी मजाक में यहां तक कह दिया था कि अगर कांग्रेस आपको उच्च सदन में नहीं लेकर आती, यानी कि राज्यसभा नहीं लेकर आती, तो हम लेकर आ जाएंगे, आपको वापस लेकर आएंगे। इस तरीके के बयान दिए गए। महाराष्ट्र से बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार और राज्यपाल के बीच एक बार फिर से टकराव दिखाई दिया है। दरअसल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी प्लेन से उतार दिया गया। सरकारी चॉपर से गवर्नर को उत्तराखंड जाने से रोका गया। निजी विमान से मसूरी अब राज्यपाल जाएंगे, तो टकराव एक बार फिर से दिखाई दिया है। हालांकि किस कानून के तहत उनको रोका गया है, जाहिर अगर सरकार ने ऐसा किया होगा तो किसी एक कानून के तहत किया गया होगा, लेकिन फिर भी टकराव यहां महसूस किया गया। महाराष्ट्र में सरकार और राज्यपाल के बीच ये टकराव महसूस किया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सरकारी प्लेन से उतार दिया गया है। सरकारी चॉपर से गवर्नर को उत्तराखंड जाने से रोका गया और इसके बाद निजी विमान से मसूरी जाएंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। और बात करते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर की थी टिप्पणी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की अंदर भाग लेते हुए टिप्पणी की थी। कृष्णानगर सांसद महुआ मोइत्रा के बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। पीपी चौधरी और वरिष्ठ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामले में मांग की थी। सांसद मोइत्रा की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड से उन बयानों को हटा दिया गया है जो बयान पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर दिए गए थे, उन पर जो टिप्पणी की गई थी। और विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी उनके खिलाफ जारी किया गया। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। आपको बता दें कि मोइत्रा कृष्णानगर सांसद हैं और उनके बयान को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। पीपी चौधरी और वरिष्ठ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामले में मांग की थी और मांग की थी सदस्यता समाप्त कर दी। वहीं किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट पर पूर्ण विराम नहीं, ट्विटर ने किया सरकार का अनुरोध मानने से इनकार। गिरफ्तार किए जा सकते हैं ट्विटर के अधिकारी। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने खुलासा किया, पत्रकार, एक्टिविस्ट और राजनेताओं के ट्वीट नहीं रुकेंगे। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है। भारत के कानून में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसी के तहत ट्विटर ने अब ये कहने से इनकार कर दिया, ये मानने से इनकार कर दिया है कि ट्विटर पर किसान आंदोलन से जुड़े विवादास्पद जो ट्वीट हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, उन आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ट्विटर ने सरकार का अनुरोध मानने से इनकार किया है। गिरफ्तार किए जा सकते हैं ट्विटर के अधिकारी, और ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने इसका खुलासा किया और कहा कि पत्रकार, एक्टिविस्ट यानी कि समाज सेवी और राजनेताओं के ट्वीट नहीं रुक सकते।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और पश्चिम बंगाल में बीजेपी और केरल में कांग्रेस ने लगाया दम। ममता का गढ़ ढहाने के लिए मोदी की फौज बना रही रणनीति। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत अन्य नेता बना रहे रणनीति। टीएमसी विधायकों को बीजेपी में शामिल करवाना रणनीति का हिस्सा। वहीं केरल में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा लगी है दांव पर। असम में बीजेपी उतर रही है अपनी सरकार बचाने के लिए। कांग्रेस ने यहां पर भूपेश बघेल को दी चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी। वहीं तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों में माना जा रहा अहम मुकाबला। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सहयोगी पार्टी की भूमिका में दिखाई दे रही। और अब बात करते हैं राहुल गांधी की जाट लैंड को साधने की सियासत। दरअसल 5 राज्यों में चुनावी घमासान के बीच राहुल के राजस्थान दौरे की चर्चाएं चारों तरफ। 12 और 13 फरवरी को गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर और नागौर जिले में वो सभाएं करेंगे, जनसभाएं करेंगे और कृषि कानूनों को लेकर किसानों के लिए आवाज भी उठाएंगे। 26 जनवरी को हिंसा के बाद किसान आंदोलन कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन राहुल अब आंदोलन को करेंगे और मजबूत। किसानों के सबसे बड़े तबके जाटों को भी साधने की तैयारी करेंगे। नागौर को माना जाता है जाट हार्टलैंड। किशनगढ़ से मकराने की पूरी जाट बेल्ट को इस दौरे के दौरान कवर करेंगे राहुल गांधी। जाटों के धार्मिक स्थलों का भी दौरा राहुल गांधी करेंगे, वहां भी जाएंगे। हालांकि राहुल को पहले जयपुर में आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन पहले कई बार जयपुर आने का कहकर राहुल ने इस प्रस्ताव को टाल दिया। 4 महीने से चीन की हिरासत में भारत के 16 नाविक एमवी एनास्टेसिया के चालक दल में शामिल और जहाज में ऑस्ट्रेलिया का कोयला होने से चीन ने रोका। 2 जहाजों में सवार भारत के कुल 39 नाविक अटके हैं। एनास्टेसिया के 16 नाविक 14 फरवरी को लौटेंगे भारत। चीन के जिंगतेंग पोर्ट पर अभी भी अटके हैं 23 नाविक। एमवी जन आनंद के चालक दल में शामिल हैं 23 नाविक और अब वो 4 महीने के बाद 14 फरवरी को भारत लौट आए। विद्युत हादसे में 100% निष्ठजन बिजली कार्मिकों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। ऊर्जा विभाग की तरफ से शुरू हुई कवायद में मिल रहे कुछ ऐसे ही संकेत। बतौर नोडल एजेंसी जयपुर डिस्कॉम प्रशासन ने मांगी है जानकारी। सभी बिजली कंपनियों के प्रबंधन से ये जानकारी मांगी गई है। वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्पेशल स्कीम के तहत मांगी गई जानकारी। 100% निष्ठजन बिजली कार्मिकों का विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है, ताकि इन कार्मिकों के बदले इनके आश्रितों को नौकरी देने के विकल्प पर विचार हो सके और जो डिपेंडेंसी है वो खत्म ना हो। क्योंकि 100% निराश्रित होने के बाद अगर परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं तो फिर उस परिवार का गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अगर उसके परिवार से किसी को नौकरी मिलती है, इस पहल का स्वागत होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या ड्रग्स डिपार्टमेंट में बजट का टोटा है। औषधि नियंत्रक संगठन से आज की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कई ड्रग अधिकारियों को पिछले 2 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में अब सैलरी को लेकर अधिकारी हो रहे हैरान और परेशान। सैलरी जारी नहीं होने को लेकर विभाग का अलग अलग मत है। कई जगहों पर बजट के अभाव में जारी नहीं हो पा रही सैलरी, तो कई जगह डीडीओ पावर बदलने के चलते ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन 2 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही, यानी कि नए साल में अभी तक उनको सैलरी नहीं मिली और इसकी वजह से वो हैरान है, परेशान है। अलग अलग कारण है। कहीं कहा जा रहा है कि पैसों की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, बजट के अभाव में ऐसा हो रहा है, तो कई जगह डीडीओ पावर बदलने के चलते इस तरीके की दिक्कतें आई। और अब बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह का मिशन बंगाल परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे अमित शाह मदन मोहन मंदिर से। अमित शाह इसकी शुरुआत कर सकते हैं, वहां वो जाएंगे। कूच बिहार में यात्रा शुरू करेंगे शाह। ठाकुर नगर में रैली को संबोधित करेंगे अमित शाह। कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया स्वयंसेवकों की बैठक को संबोधित भी वो करने वाले, यानी कि 3 महत्वपूर्ण बीजेपी के चेहरे पश्चिम बंगाल पर फोकस कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह फोकस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। और बात करते हैं प्रियंका गांधी का दिखाया अलग अंदाज। संगम में नाव पर सवार हुई प्रियंका
और इस दौरान बेटी के साथ प्रियंका ने भी नाव की सवारी की। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज पहुंची थी प्रियंका गांधी और प्रियंका ने संगम में लगाई थी डुबकी। इस दौरान प्रियंका ने बेटी के साथ खुद चलाया था चप्पू। वहीं राहुल गांधी कल से 2 दिवसीय राजस्थान दौरा करने वाले हैं और किसान आंदोलन के सहारे राहुल देना चाहते खास मैसेज। दिल्ली के आसपास बड़ा आंदोलन करना चाह रहे थे राहुल, ताकि कांग्रेस में रीलॉन्चिंग को मजबूत करने के साथ साथ किसानों में छोड़ा जा सके मैसेज। पंजाब से सटे क्षेत्र हनुमानगढ़, गंगानगर और शेखावटी के किसानों में कृषि कानूनों को लेकर आक्रोश है। ऐसे में कांग्रेस को राजस्थान से बेहतर नहीं दिखा कोई और विकल्प। अलबत्ता राजस्थान में है कांग्रेस की सरकार भी, और इस 2 दिवसीय बड़े आंदोलन में भीड़ जुटाने को लेकर भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत पर राहुल का पूरा भरोसा है। गहलोत भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही विधायकों के साथ साथ नेताओं को भी आंदोलन को सफल बनाने का टास्क दिया गया। इसी बीच प्रभारी अजय माकन भी राहुल गांधी की रैली की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। प्रभारी माकन के साथ पीसीसी चीफ डोटासरा भी मौजूद हैं। 5 चुनावी राज्यों में घमासान के बीच राहुल की रैली की चर्चा हो रही है। जून में कांग्रेस अध्यक्ष से पहले राहुल की रीलॉन्चिंग रैली इसको माना जा रहा है। और बात कर रहे थे हम प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी का एक अलग अंदाज दिखाई दिया। संगम में नाव पर सवारी करती हुई प्रियंका गांधी दिखाई दी। बेटे के साथ प्रियंका गांधी ने नाव की सवारी की। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज पहुंची थी प्रियंका गांधी और प्रियंका ने संगम में लगाई डुबकी भी। इस दौरान प्रियंका ने बेटी के साथ खुद चप्पू भी चलाया। और बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की। गुलाम नबी आजाद का खंडन, कांग्रेस छोड़ने जैसी अफवाहों का खंडन किया। आजाद ने कहा कि जन्म से कांग्रेस में हूं और अंतिम दिन तक कांग्रेस का कार्यकर्ता रहूं। विदाई समारोह का पूर्ण घटनाक्रम एक ड्रामा है। इस नाटक के रचयिता और निर्देशक प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर की जनता को मैसेज देना चाहते थे कि वो इतने नरम दिल है। तो जरा देखिए, जिनकी बातचीत में आंसू छलक गए थे, अब उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। किसान आंदोलन से बदले समीकरण, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा महापंचायतों का दौरा। आरएलडी नेता जयंत चौधरी की सभा तक में उमड़ रही भीड़। मौका देखते हुए कांग्रेस भी कूदी महापंचायत के मैदान में। कांग्रेस पश्चिमी यूपी में अपनी सियासी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। महासचिव प्रियंका गांधी ने पश्चिम यूपी में महापंचायत की। हाल में दिल्ली ट्रैक्टर परेड में मृत किसान नवरीत के घर भी पहुंची थी प्रियंका। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट बहुल्य वोट रखते अहमियत। ऐसे में दोनों वोट बैंकों को साधने में कांग्रेस जुटी हुई है। अगले साल यूपी चुनाव को देखते हुए प्रियंका जमीन पर काफी मजबूती से काम करने की कोशिश कर रही है और उसी के तहत इस तरीके के कार्यक्रम लगातार बन रहे हैं। और अब बात करते हैं बिहार। बीजेपी का मिशन बंगाल वाया बिहार। बिहार के एनडीए सरकार में शाहनवाज हुसैन बने मंत्री और बीजेपी ने इससे कि बंगाल के मुस्लिम वोटर्स को साधने की कोशिश। बंगाल में 50 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है। शाहनवाज हुसैन भी सीमांचल में रखते ताल्लुका और बंगाल फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।